5 हो गया होगा, 5 हो गया होगा, 6 हो गया होगा, 7 हो गया होगा, 8 बनेंगे स्ट्रॉन्ग। ये भी नहीं आपको करना है क्वेश्चन। 10 हो गया होगा। फर्स्ट पेज पे तो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैम रैंडमली क्वेश्चंस पूछ लूं किसी से भी? यस मैम। तो बताना कौन बताएगा। अमन भाई, जिसका नाम लो एटलीस्ट यस मैम बोल देना अनम्यूट करके। अमन, योगेश्वरी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बता बता। मैम न्यूक्लियर एनवेलप। पहले ना देखो क्वेश्चन पढ़ लो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते? मेसोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, बस। ताकि बाकी बच्चों को जो जिसका ध्यान नहीं है ना उसका भी ध्यान आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कौन बताएगा? कोमल वर्मा। यस मैम। बताओ क्वेश्चन नंबर 17। मैम 1 मिनट पढ़ लूं? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैम इसमें ना मुझे क्या कहते हैं, सी डी और ए तीनों ठीक लग रहे थे। एग्जैक्टली इसमें तीनों ही यस आंसर बट है। मैम इसमें मतलब फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्यों लिख रखा है? सिलेक्ट तो एक ही क्वेश्चन करना होता होगा। सेलेक्ट एक ही करना होता है। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जिसने ए सी और डी तीनों में से कोई भी एक मार्क किया उसको करेक्ट मार्क्स मिलता है। अच्छा मतलब तो मैम हम कोई सा भी एक मार्क कर सकते हाँ, हैं? कोई सा भी एक मार्क कर सकते हो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कौन मैम बताएगा? यस सुहानी। डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब डेसिकेट होना, मतलब किसी चीज का डिकम्पोज होना, टूटना, ओके मैम। किसी चीज से हार्म होना। 25 कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं, ये तो इजी है। बताओ कौन। सी ऑप्शन, या आपने बताया था क्लास में भी। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन के पीछे इतना बड़ा लॉजिक तो नहीं है कि हमको नहीं समझ में आए। अगर नहीं क्वेश्चन का हमें लग रहा है कि हमें नहीं आता है, सिंपली आंसर देखो और आंसर देख के अपनी नोटबुक में जहाँ पे सबमिट सेंटर लिखा था वहां पे लिख लो। ऊपर वाले को पी बोलता है, नीचे वाले को क्यू बोलता है। तो इससे पता है क्या होता है ना, कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके साथ साथ हमें अपने नोट्स भी साथ लेके बैठने चाहिए। ये कैसा टाइम होता है प्रैक्टिस, डीपीपी सॉल्व करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नोट साथ में लेके बैठना। इसका मतलब ये नहीं होता आप लोग चीटिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो एंड अपने नोट्स को अपग्रेड कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो 19 में आया हुआ है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है और हमने भी लेक्चर में नहीं पढ़ा है ये वाला। अगर इसी को साइड बाय साइड आपने नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप अपने नोट्स पढ़ोगे आपके सारे पीवाईक्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू करते टाइम किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ये रूल बना लो कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में एड ऑन कर लो। बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो क्योंकि आप लोग बार बार क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी ना कि आप सपोज करो आपने एक बार क्वेश्चन कर लिए, दोबारा से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता ना सेम ही क्वेश्चन। यस मैम। एक बार हम कर लिया दोबारा से नहीं करते हम क्वेश्चन। और फिर जिस क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी आई थी, जो क्वेश्चन मैंने गलत किया था वो तो मेरा मिस ही हो जाएगा, मैं दोबारा से उसको पढ़ूंगी ही नहीं। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आए साथ साथ नोट्स में एड ऑन कर लेना। चलो
आई गेस इस वाले पेज पे तो और किसी क्वेश्चन में तो नहीं प्रॉब्लम आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जिसने मैंने पूछा था मैंने आपसे, इसमें टर्म्स समझ नहीं आए। हाँ, सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाया हुआ है। यस मैम। एनसीईआरटी बुक ओपन करो, करो जल्दी से। कर लिया? मियोसिस ओपन करो वहां पे। मैम मियोसिस की स्टेज पे जाओ, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन। पेकाइटीन की एंड में देखो, मतलब उसी का सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है oocyte ऑफ एम्फीबियन, टर्म मिलेगा। मैम उस साइड ना। हाँ, oocyte ऑफ एम्फीबियंस लिखा हुआ होगा। ये डिप्लोटीन में है। डिप्लोटीन स्टेज में होगा ना, डिप्लोटीन फिर मैम डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन के सबसे एंड में लिखा हुआ होगा। तो वहां पे oocyte ऑफ एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है लेम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो कि हमारी प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज के अंदर पाया जाता है। लैंप ब्रश, अब वहीं पे लाइन ड्रॉ करके लिख लो oocyte ऑफ एम्फीबियंस में लैंप ब्रश क्रोमोसोम। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता था? डिप्लोटीन एक कैसी स्टेज थी? सॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स वगैरह। स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाता था वहां पे। और वहां पे जनरली क्या होता था? डाइवेलेंट या फिर आपका टेट्राड कंडीशन होती थी पहले। तो या लैम्प ब्रश क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं एक जगह पे। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे नंबर में क्रोमेटिड्स पाया जाता है। दिस इज नॉन एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो कि oocyte ऑफ एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है। एलोसोम्स हमें पता है, एलोसोम्स क्या होता है? एलोसोम्स आर नॉन एज सेक्स क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था, एक आर्म छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो उसकी शेप कैसी बनेगी? एल शेप बनेगी। एल ही लिखी हुई है, इन्होंने पॉलीटीन के आगे लिखा हुआ है oocyte, तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हुआ? डी, पॉलीटीन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ एम्फीबियन। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के अंदर डिप्लोटीन बाइवेलेंट पाया जाता है, ये सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? डी ना। एलोसोम का आपने क्या बताया? एलोसोम 6 क्रोमोसोम्स को बोलता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम आर आल्सो नोन एज ऑटोसोम्स। मैम ये oocytes ऑफ एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियन का एग, फीमेल एग को बोलते हैं oocyte। जो एम्फीबियन का जो फीमेल एग होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो जैसे हमारी डिप्लोटीन स्टेज के अंदर पाया जाता है ना, ऐसे क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाता है, और उन क्रोमोसोम्स को लैम्प ब्रश क्रोमोसोम हम बोलते हैं। ओके मैम। इनके अंदर अगर आप मैच करोगे ना, कभी गूगल पे इसकी इमेज देखोगे, एक ही क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डीएनए की स्ट्रैंड्स देखी जाती हैं। जैसे एक क्रोमोसोम के ऊपर तो या तो 2 क्रोमेटिड होंगी या 4 होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी, इनके पास थाउजेंड्स में पाई जाती है। तो आपने अपने नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी है? oocyte ऑफ एम्फीबियंस के अंदर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम लिख लिया होगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अंदर पॉलीटीन वाला भी लिख लो, पॉलीटीन का मतलब होता है इसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ही पाए जाते हैं। लेकिन oocyte ऑफ एम्फीबियन में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है। एलोसोम्स लिख लो, एलोसोम्स आर नोन एज 6 क्रोमोसोम्स। और एल शेप वाला तो शेप तो मैंने आपको लिखवाई हुई है। क्या? यस मैम। और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रियांशु, प्रियांश ने, पीयूष, पीयूष यस मैम। क्या हुआ बता, क्वेश्चन नहीं किए? मैम क्वेश्चन 47 समझ नहीं आया। 37 पढ़ो। द सॉलिड
linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer. ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका साइटोस्केलेटन से है। साइटोस्केलेटन में मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हम ऐड ऑन करके लिख लेते हैं ताकि हमको चीजें समझ आ जाए। यहीं पे हेडिंग डालना, साइटोस्केलेटन टॉपिक पे नोट्स बनाए थे, सिर्फ उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट किया था आप लोगों ने। यस मैम। नेक्स्ट सिर्फ बताओ ना, एनसीईआरटी में हाईलाइट किया था, कैसे कहाँ पे लिखा था उसको? मैम मैंने तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखा है। हाँ तो एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना, या फिर नोट्स में बनाया हुआ होगा तो नोट्स में साइड में लिख लेना। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बस एक दो वर्ड्स का ही है, बस डायग्राम बना के समझा देती हूँ, इससे ना फिर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो साइटोस्केलेटन के अंदर मैंने आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर बताई थी। दिख रहा है ना लिखा हुआ? इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर था, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। पहला माइक्रो ट्यूब्यूल, सेकेंड माइक्रो फिलामेंट, थर्ड इंटरमीडिएट, है ना। अब जो ये माइक्रो ट्यूब्यूल होता है ना, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सिलेंड्रिकल होता है और अंदर से होलो होता है। होलो का मतलब समझते हो, अंदर खाली स्पेस है, ऐसा माइक्रो ट्यूब्यूल होता है ये। और यही माइक्रो ट्यूब्यूल किस किस के अंदर था? हमारा सीलिया और फ्लैजिला के अंदर था ना, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर था, है नहीं? इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोफिलामेंट को देखेंगे ना, तो माइक्रोफिलामेंट कुछ कुछ ऐसे होता है, ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होती है और इसका डायमीटर होता है 5 से 6 नैनोमीटर। जो इंटरमीडिएट होता है ये सॉलिड, मतलब ये तो आपका पूरी तरीके से सॉलिड होता है, इंटरमीडिएट थोड़ा सा कम सॉलिड होता है, इसलिए इसको भी हम सॉलिड ही लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल। ये 3 स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है, इन माइक्रोफिलामेंट से हमारी मसल्स बनी होती है, मसल्स की अंदर प्रोटीन जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। ये आप लोग ह्यूमन फिजियो में पढ़ोगे, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है। हमारे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल से, और जो मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं। और इंटरमीडिएट का काम जनरली स्केलेटल बनाने का काम होता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 47 था। Solid linear cytoskeletal structure having a diameter of 6 nanometer, single type of monomer से मिलके बना है। This is known as microfilament। मैम बस है ना? ये समझ गया? मैम आपने जो अभी लिखा है वो थोड़ा सा खाना नहीं गया थोड़ा सा। दोबारा बोलो सारिया, क्या बोल रहे हो? मैम आपने अभी जो बताया है ना साइटोस्केलेटन के बारे में, थोड़ा सा लास्ट का लिखना है मुझे। इसको समझ आ रहा है वो क्या बोल रही है? नो मैम, वॉइस कट हो रही है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्टी 38 क्वेश्चन करवा दो। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स। प्लांट्स के अंदर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है हमारा ज़ेंथोफिल।
बाकी ये कैरोटिनॉइड, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल, ये सब लिपिड सॉल्युबल होता है। अब ये भी आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं किया, ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को वाला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर ही हम पिगमेंट्स पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस कराएंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, वहां पे ये वाला टॉपिक आता है। मैम आंसर की में इसका बी है। एंथोसायनिन, यस मैम। कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल, आर यू श्योर? चेक करना पड़ेगा फिर इसको, क्वेश्चन को एक बार, यस मैम, क्योंकि आंसर की से देख हमारे पास ना दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, तो हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एंड कैरोटीनॉइड के अंदर ही आते हैं आपके ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन, एग्जैक्टली, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन, कैरोटीन। तो हमारा फिर एंथोसायनिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज़ेंथोफिल जो है वो कैरोटीनॉइड के अंदर ही आ गया है, और कैरोटीनॉइड इज आल्सो अ लिपिड सॉल्युबल। करेक्ट इज एंथोसायनिन। एंथोसायनिन या फिर आपका आई गेस लाइकोपीन भी इसी के अंदर आएगा, वाटर सॉल्युबल के अंदर ही। एंथोसायनिन ही लिखा है स्टार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग। पीयूष कोई डाउट नहीं है? नबानिता, दिशा, मैम क्वेश्चन नंबर 73 करा दो। सेम क्वेश्चन ये कल भी पूछा था बच्चों ने। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, आपको याद है इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा माइक्रो बॉडीज, है ना? माइक्रो बॉडीज के अंदर मैंने आप लोगों को परोक्सिसोम लिखवाया था। परोक्सिसोम क्या करता है, किसका डिग्रेडेशन लिखवाया था वहां पे, लिपिड का लिखवाया था ना, परोक्सिसोम लिपिड का डिग्रेडेशन। और दूसरा माइक्रो बॉडी कौन सा है यहाँ पे, ग्लाइऑक्सिसोम बचता है बस। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी सिंथेसिस करता है, और प्लास्टिड का काम क्या होता है, या तो एक कलर देना या फिर क्लोरोफिल की तरह वर्क करता है, क्लोरोप्लास्ट की तरह वर्क करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आंसर क्या बचेगा, ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि फैटी एसिड का डिग्रेडेशन कराते हैं। आप लोग चाहें इसको नोट में ऐड ऑन कर लो। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर पिक कर सकते हैं। दूसरे वाले बैच को भी मैंने ऐसे ही सिखाया था इक्वेशन करना। और ऑक्सीजोम का लिखवा देते मैंने, लिपिड डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजोम इज आल्सो माइक्रोबॉडी जिसका काम होता है फैटी एसिड डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिका। यस मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है? कौन सा सुहानी? 60 क्वेश्चन पेप्टाइड। अच्छा, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस। पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स। एक बार जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से जो पैकेजिंग होते हैं गोल्जी बॉडी में, वो सिस्टम समझा दो एक शॉर्ट में। देखो, सबसे पहले हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, आरईआर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट एसोसिएटेड होता है, और एक होता है हमारा एसईआर
RER का काम होता है प्रोटीन बनाना, SER का काम होता है लिपिड बनाना। दोनों ने प्रोटीन और लिपिड बना के आर्य मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकाला इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। उसको कैच कर लिया किसने? गोल्जी एप्परेटस ने। गोल्जी एप्परेटस का काम होता है उसको पैकेजिंग करना। फॉर्मिंग फेज के पास जाएगा, फॉर्मिंग फेज से धीरे धीरे मैच्योर होता होता मैच्योरिंग फेज के पास जाएगा, जहां पे प्रोटीन से बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फिर इन्हीं ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन को कैच कर लेगा कौन? हमारा लाइसोसोम, जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, जो डाइजेशन कराने का काम करेगा। फिर वहां से निकल के किसके पास चले जाएगा ये सब? लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो स्टोर्ड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको स्टोर करके रखने का काम करेगा। उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था, और एक फूड वैक्यूल वहां पे पढ़ाया था। ये सब है जैसे एक पैकेजिंग करता है, मतलब एक बनाता है, एक पैकेजिंग करता है, एक उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करके सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराता है, या फिर उसको स्टोर करके रख देता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी हम बोलते हैं। अगर कहीं पे कोई भी सेल डिग्रेड हो जाए, लाइसोसोम अपनी मेम्ब्रेन को बर्स्ट करता है, और मेम्ब्रेन बर्स्ट होते ही सारे एंजाइम सेल के अंदर आ जाएंगे और हमारी सेल की डेथ हो जाएगी। मैम 75 करा दो। कीपिंग इन व्यू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर। मतलब कैसे हमारा मूवमेंट होता है? मूवमेंट किसकी वजह से होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से होता है ना। और मूवमेंट कौन दिखाता है? हमारा प्रोटीन्स दिखाता है। प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैन नॉट। नाइदर लिपिड नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप while lipids are rarely flip flop। ऑप्शन ए होगा इसका। चेक करना एक बार, ऑप्शन ए है ना? मैम ए होना चाहिए, मेरा भी ये आ रहा है, बट आंसर की में डी है, पता नहीं क्यों। while lipids are rarely flip flop, proteins cannot। proteins lateral movement दिखाता है। प्रोटीन शो दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, प्रोटीन शो लेटरल मूवमेंट। एंड ये फ्लिप फ्लॉप किसको बोल रहा है? फ्लिप फ्लॉप का मतलब भी तो लेटरली होगा ना, लेटरल साइड में। यस मैम, वही होता है, क्योंकि आगे भी ऐसा सेम क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, बट इसमें पता नहीं क्यों अलग आंसर है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप लिपिड के बीच में होता है ना फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन का होता है लेटरल मूवमेंट, इतना तो श्योर है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है। और इन्होंने पूछा है, ये भी लिख रहे हैं कि लिपिड कैन नॉट। लिपिड भी मूवमेंट दिखाता है, बिकॉज मूवमेंट दोनों दिखाता है, इतना तो श्योर है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा है। which one of the following statement is correct with respect to movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other। देखो क्वेश्चन पढ़ो, one lipid monolayer to the other। एक लिपिड की जो मोनोलेयर है ना, जैसे कि ये देखो बाई लेयर है, तो फ्लिप फ्लॉप करता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल ऊपर, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। proteins from one lipid monolayer to the other। Movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other described as flip flop movement। तो यहाँ पे आप लोगों को जो करेक्ट आंसर हो गया, फिर अगर आप नोट्स में भी अपडेट करना चाहते हो तो लिख लो, प्रोटीन्स हमेशा लेटरल मूवमेंट दिखाएंगे। प्रोटीन्स हमेशा लेटरल मूवमेंट दिखाएंगे, एंड लिपिड के अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है। लिपिड कैन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। आपने लिखवाया लेकिन उसमें फॉस्फोलिपिड लिखा है, तो वो भी तो सेम ही है। लिपिड और फॉस्फोलिपिड सेम होता है। ये लाइन लिखवाई हुई है ना शायद मैंने नोट्स में, लिपिड कैन आल्सो शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिख रखा है। एंड प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट लिखवाया होगा। और वो किसकी वजह से होता है? फ्लूइडिटी की वजह से होता है। और सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ा देते हैं वहां पे।
मैम वर्ड 81 क्वेश्चन में ना आंसर बी है, उसमें लिखा हुआ है प्रोटीन्स कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखो, according to the widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid where lipids and integral protein can diffuse randomly. Lipids or integral protein. In recent years, this model has been modified in several respects. In respect, which of the following statement is incorrect statement बताना है. तो incorrect statement में protein in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. तो यही incorrect होने वाला है कि proteins can also undergo flip-flop movement. Proteins can remain confined within certain domain of the membrane. The option. Many proteins remain completely embedded within the. इसका करेक्ट आंसर बी है क्या? यस मैम बी है। तो बी तो इनकरेक्ट है ना, सही है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। इन्होंने बोला कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप दिखाएंगे, जबकि हमें पता है प्रोटीन तो लेटरल मूवमेंट दिखाता है, फ्लिप फ्लॉप तो लिपिड की बाइलेयर के अंदर होता है। ओके मैम क्लियर हो गया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती। वो आपने इनकरेक्ट नहीं देखा होगा, है ना। हो गए सारे क्वेश्चन सबके? हाँ जी दिशा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, अब ना जल्दी ऑनेस्टली जितने बच्चे बोल नहीं रहे ना, वो मेरे को एक बार हैंड रेज करके ये बता दो, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए या नहीं किए कल जो मैंने दिए थे करने के लिए। हम 24 पर बता दो। 24 का देखो, 24 which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Mitochondrial matrix contains single circular DNA and ribosome, ठीक है। Outer membrane is permeable to monomer of carbohydrate, fat and protein. Incorrect बताना। Enzymes electron transport system are embedded in the, नहीं भाई, inner membrane में होते हैं। This is incorrect. C option is incorrect. अब ये वाला क्वेश्चन भी आप बोलोगे मैम इतना ज्यादा डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता, ये भी प्लांट फिजियो में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का क्रोमोसोम वाला टॉपिक सेल डिवीजन वाले में हमें क्लियर होता है अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया वाला हमें क्लियर होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में, और क्लोरोप्लास्ट वाला सारा क्लियर हो जाता है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। इस एमसीक्यूज में आप लोगों को मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए देता है क्योंकि पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। इनके अकॉर्डिंग तो ये है कि आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको 12th के भी मिलेंगे पीवाईक्यूज में, क्योंकि पीवाईक्यूज इस बेसिस पे बनाया जाता है 11th और 12th का मिक्स करके भी स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। जहां पे नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ लेना, ये तो नोट्स में साथ साथ एड ऑन करते चले। टोनोप्लास्ट एक्सप्लेन कर दो। टोनोप्लास्ट जो हमारा वैक्यूल्स होता है उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं। वैक्यूल्स की लाइसोसोम की? पीयूष, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ताकि वो उसको किसके लिए परमिएबल बनाती है? आयंस के लिए परमिएबल बनाती है। टोनोप्लास्ट इज द सेल मेम्ब्रेन या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। बहुत क्वेश्चन आता है टोनोप्लास्ट में, जब लिखा आया था तभी मैंने आपको बताया था टोनोप्लास्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। डन। आप लोगों ने को स्टडी मटेरियल के लिए था ना, मैंने स्टडी मटेरियल कंफर्म किया है बच्चों। 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला है कंडीशन ये होनी चाहिए आप लोगों की अटेंडेंस एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। 50% अटेंडेंस और एटलीस्ट 60 से 70% आपका टेस्ट स्कोर में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हाँ सुहान बताओ। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो चीज इसमें होता है। दो चीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऊपर होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर तो होता ही होता है।
क्लोरोप्लास्ट भी मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन इतना अमाउंट में, जितने अमाउंट में साइटोप्लाज्म में होता है, इतने अमाउंट में नहीं होता, इतने में नहीं होता, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर है 80S राइबोसोम, लिखवाई है ना ये चीज, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है 70S। 70S। एग्जैक्टली, इसलिए वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कम अमाउंट में होता है। और एस क्या बताता है हमको? डायरेक्टली मीजर्स, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मीजर्स डेंसिटी एंड साइज। इस पे भी क्वेश्चन था। इस पे भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? अब एक काम करना, इस चैप्टर को आज अच्छे से पूरा फिनिश कर लो सारे क्वेश्चंस करके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। कौन सा चैप्टर बोल, मैंने आपको बोल रखा है क्या कोई सा चैप्टर स्टार्ट करने का? यस मैम। फोटोसिंथेसिस बोला था ना, प्लांट फिजिक्स बोल रहे थे आप लोग। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग कल तो हमारी क्लास है क्या? कल है हम कल नहीं है। कल नहीं है, मंडे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ तक सब कुछ आप लोगों का हो जाना चाहिए। और जैसे कि आई गेस मैंने आप लोगों के बैच में भी ये चीज बताया होगा, अगर हमारे वीक में अब 4 लेक्चर्स हैं, 4 में से 3 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगी, एक लेक्चर में पुराने चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करेंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। 4 में से एक लेक्चर रिवीजन का 100% हम रखा करेंगे, ठीक है? बट मेक श्योर सबसे ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। बायो में भी कर रहे हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सेम चीज अप्लाई करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिसने नहीं किया क्वेश्चन, दिशा अपना बैकलॉग प्लीज फिनिश कर लो बेटा। आई नो स्कूल का भी थोड़ा सा बर्डन आप लोगों का हो रहा